तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं द फॉरगेटन फील्ड मानवा के चैप्टर 67 और 68 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर 67। जैसे ही थालिया अपना सर ऊपर उठाती है, उसकी नज़र सीधा बारकस के ठंडे और गुस्से से भरे चेहरे पर पड़ती है। बारकस बिना चिल्लाए ही इतना डरा देता है कि उसका छोटा भाई तुरंत चुप हो जाता है। बारकस उसका हाथ छोड़ते हुए ठंडी आवाज़ में कहता है कि लगता है उसकी तमीज़ की ट्रेनिंग बिल्कुल ठीक से नहीं हुई है। ये सुनते ही उसका छोटा भाई मुंह बना लेता है। फिर बारकस उस टीचर की तरफ मुड़ता है जो उसके भाई को मैनर्स या तमीज़ सिखा रहा था। उससे पूछता है कि आखिर उसने बच्चे को क्या सिखाया है। टीचर बिना कोई बहाना बनाए तुरंत अपनी गलती मान लेता है और माफ़ी मांग लेता है। लेकिन ये देखकर छोटा भाई और भी गुस्सा हो जाता है। वो जोर से बोलता है कि अगर डांटना है तो मुझे डांटो, किसी बेचारे निर्दोष इंसान को क्यों सुना रहे हो। बस इतना सुनते ही बारकस एक नज़र उस पर डालता है और उस एक नज़र से ही उस लड़के की सारी हिम्मत हवा हो जाती है। अभी जो जोर जोर से बोल रहा था वहीं तुरंत चुप होकर नीचे देखने लगता है। फिर भी वो धीरे से बोल देता है कि कम से कम हमें इस लड़की का चेहरा देखने दो। ये बात सुनते ही तालिया को भी गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है जैसे लोग उसे कोई इंसान नहीं बल्कि किसी एक्सिबिशन की चीज समझ रहे हैं। वो जवाब देने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही बारकस अपने हाथ से उसका हुड और नीचे खींच देता है ताकि कोई उसका चेहरा ना देख सके, और बिना कुछ कहे उससे लेकर सीधा महल के अंदर चला जाता है। थालिया को समझ ही नहीं आता कि बारकस ऐसा क्यों कर रहा है। उसके दिमाग में आता है कि शायद वो उसे अपनी फैमिली के सामने किसी परेशानी से बचाना चाहता है। वो हुड हटाकर थोड़ा नाराज होकर कहती है कि कम से कम मेरा इंट्रोडक्शन तो करवा दो। लेकिन बारकस बहुत शांत तरीके से समझाता है कि तुम पूरे सफर में बुखार से परेशान रही हो, सबसे पहले अपनी तबीयत ठीक करो, बाकी सब बाद में हो जाएगा। तालिया जिद करती है कि उसे कुछ नहीं होगा, पर उसी वक्त उसे जोर की खांसी आ जाती है। गला इतना खराब हो चुका होता है कि बोलना भी मुश्किल लग रहा था। बारकस एक छोटी सी सांस लेकर कहता है कि फालतू में अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो और आराम करो। ये कहकर वो दोबारा उसका हुड उसके सर पर रख देता है। थालिया बाहर से तो गुस्से से उसे घूरती रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी पता था कि उसकी हालत सच में बहुत खराब है, इसलिए वो और बहस नहीं करती, बस धीरे से उसके पीछे चलती रहती है। थोड़ी देर बाद एक बटलर उन दोनों को कैसल के सेकंड फ्लोर पर एक बहुत ही शानदार बेडरूम में लेकर जाता है। रूम देखकर थालिया की आंखें खुली की खुली रह जाती है। बड़े बड़े क्रिस्टल के झूमर, महंगे फर्नीचर, दीवारों पर फैमिली के सैम्बल्स और हर तरफ रॉयल डेकोरेशन देखकर उसे लगता है कि जैसे ही किसी एम्परर का कमरा हो। बारकस बहुत संभाल कर उसे बेड पर बैठाता है और कहता है कि आज से ये कमरा तुम्हारा होगा। कि सुनते ही थालिया उसकी स्लीव पकड़ लेती है और पूछती है, और तुम? जब उसे अपनी बात का मतलब समझ आता है तो वो शर्म कर जल्दी से बोलती है कि मेरा मतलब एक ही रूम शेयर करने का नहीं था। बारकस बिना एक्सप्रेशन बदले कहता है कि टेंशन मत लो, मैं अलग बेडरूम में रहूंगा। ये सुनते ही थालिया चैन की सांस लेती है। सच कहे तो वो इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन में थी। उसके बाद बारकस बताता है कि ये वही बेडरूम है जहाँ जनरेशन दर जनरेशन शेखान फैमिली की ग्रैंड डचनेस रहती आई है। थालिया हैरान होकर पूछती है कि अगर मैं यहाँ रहूंगी तो अभी की ग्रैंड डचेस कहाँ रहती है। तब बारकस बिल्कुल सीधे शब्दों में बताता है कि पिछले 10 सालों से ग्रैंड डचेस की पोजीशन खाली पड़ी है। ये बात सुनकर थालिया को पुरानी बातें याद आ जाती है। उसे याद आता है कि बारकस की असली माँ उसके जन्म के बाद चल बसी थी और दूसरी ग्रैंड डचेस भी एक एक्सीडेंट में मर गई थी। इन सब घटनाओं के बाद ग्रैंड ड्यूक की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। शायद इसी वजह से इतने सालों तक उस घर में कोई नई ग्रैंड डचेस नहीं आई। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तब बारकस बात बदलते हुए कहता है कि मैं हीलर को बुलाता हूँ, तुम दवा लो, पानी पियो और बस आराम करो। ये कहकर वो खुद अपने हाथों से उसके लिए पानी का गिलास भरकर उसकी तरफ बढ़ा देता है। बारकस जब थालिया को पानी दे रहा होता है तभी अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। थालिया मुड़कर देखती है तो वहाँ एक मिडिल एज लेडी खड़ी होती है। उसका चेहरा काफी सीरियस था, लेकिन बात करने का तरीका बहुत ही शांत और रिस्पेक्टफुल था। वो बारकस को बताती है कि ग्रैंड ड्यूक ने उन्हें तुरंत अपने रूम में बुलाया है। बारकस बिना किसी टेंशन के कहता है कि वो बस थोड़ी देर में पहुंच रहा है। ये सुनते ही थालिया थोड़ी घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद उसे भी साथ चलना चाहिए, इसलिए वो धीरे से पूछती है, क्या मुझे भी चलना होगा? लेकिन बारकस उसे आराम से समझाता है कि अभी नहीं, पहले तुम अपनी तबीयत ठीक करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा और बाद में तुम्हारी ड्यूक से मुलाकात करा दूंगा। इतना कहकर वो बिना कुछ बोले रूम से बाहर निकल जाता है। बारकस के जाते ही थालिया कुछ देर तक बंद दरवाजे को देखती रहती है, फिर धीरे धीरे बेड से उठकर खिड़की के पास चली जाती है। जैसे ही वो खिड़की खोलती है उसके सामने कलमोर का पूरा शहर नजर आता है। ऊंची दीवारों से घिरा हुआ केसर, दूर दूर तक फैली हुई गांव
और ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजरती है। दूर पहाड़ी के पास सफेद ट्रीज चमक रहे थे। ये सब देखकर थालिया के दिल में अजीब सी फीलिंग आती है। उसे समझ नहीं आता कि वो एक्साइटेड है या डरी हुई। फिर वो मन ही मन सोचती है, अब से यही मेरी नई दुनिया होगी। वो एक गहरी सांस लेती है। ठंडी हवा के साथ उसे बारकस की हल्की सी खुशबू भी महसूस होती है और उसी पल उसे एहसास होता है कि धीरे धीरे वो इस जगह से प्यार करने लगेगी। लेकिन इसी के साथ स्टोरी का सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बारकस के छोटे भाई लुकास और उसकी छोटी बहन रेना काफी गुस्से में होती है और सीधा लुकास पर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि अगर आज भाई बारकस ने उसे बदतमीज समझ लिया है तो उसकी वजह सिर्फ लुकास है। लुकास भी चुप रहने वालों में से नहीं था। वो उल्टा जवाब देता है कि वैसे भी तुम कोई बहुत शरीफ नहीं हो। बस फिर क्या था, रेना गुस्से में उसके मुंह पर तकिए दे मारती है। असल में रेना ने आज काफी मेहनत से तैयार होकर ब्रदर बारकस का वेलकम करने की प्लानिंग की थी। उसने अपनी माँ के गहने तक पहने थे ताकि वो अच्छी लगे, लेकिन बारकस ने उसकी तरफ एक बार भी ध्यान नहीं दिया। इसी फ्रस्ट्रेशन का सारा गुस्सा वो लुकास पर निकाल रही थी। रेना कहती है कि भाई बारकस इंपेरियल पैलेस में बड़े हुए हैं, उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल रॉयल है, इसलिए उनके सामने ऐसे गांव वाले बच्चों की तरफ बात नहीं करनी चाहिए थी। लुकास तुरंत जवाब देता है कि अगर भाई बारकस इतने ही परफेक्ट होते तो सब लोगों को इग्नोर करके सीधा अंदर नहीं चले जाते। फिर लुकास अपनी सफाई देता है कि उसने सिर्फ उस लड़की का चेहरा देखना चाहता था, बस इतनी सी बात थी। लेकिन रेना का एटीट्यूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है। वो थालिया के बारे में बहुत बुरी बातें बोलने लगती है और बिना जाने ही उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। लुकास उसे याद दिलाता है कि अभी तो तुम मुझे तमीज सिखा रही थी और खुद कितनी बुरी लैंग्वेज यूज कर रही हो। रेना तुरंत बात घुमाकर कहती है कि मैंने सिर्फ भाई बारकस के सामने संभाल कर बोलने को कहा था। उसके बाद रेना लुकास को एक प्लान बताती है। वो कहती है कि अगर हम थालिया को ओपनली परेशान करेंगे तो भाई बारकस उस पर तरस खा लेगा और हम ही बुरे दिखने लगेंगे, इसलिए हमें बहुत चालाकी से काम करना होगा। थोड़ा थोड़ा उसे परेशान करना है, ऐसे कि किसी को पता ना चले। और अगर वो खुद जाकर भाई बारकस से शिकायत करेगी तो उल्टा ही सबको लगेगा कि थालिया ही बुरी और झगड़ालू है, जबकि हम दोनों बेचारे और मासूम सिबलिंग्स नजर आएंगे। यानी रेना ने थालिया के खिलाफ एक साइलेंट गेम शुरू करने का प्लान बना लिया था। और इसी के साथ चैप्टर 67 यहीं पर फिनिश हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 68। सीन की शुरुआत लुकास से होती है। बेचारा लुकास अपनी बहन रेना की बातें सुनकर पूरी तरह थक चुका था। जब से ब्रदर भाई की शादी की खबर आई थी तब से रेना का दिमाग बस एक ही डायरेक्शन में चल रहा था। उसने अपने मन में एक पूरी लव स्टोरी बना ली थी। उसके हिसाब से बारकस और आइला एक परफेक्ट कपल थे और थालिया कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि उन दोनों के बीच आकर सब कुछ बर्बाद करने वाली विलन थी। इसी वजह से रेना कसम खा लेती कि वो थाइला को इस कैसल से भागा कर रहेगी। उसके हिसाब से वो भाई बारकस को थालिया के जाल से बचा रही है। लेकिन लुकास को ये सब बहुत ही बकवास लग रहा था। वो सोचता है कि आखिर रेना को ऐसा क्या हो गया है जो उसे बारकस जैसा इंसान भी बेचारा और हेल्पलेस दिख रहा है। लुकास बस ठंडी सांस लेकर कहता है, ठीक है, गुड लक। ये सुनकर रेना भड़क जाती है। वो पूछती है, मतलब तुम मेरा साथ नहीं दोगे? लुकास तुरंत जवाब देता है, क्या तुमने नहीं देखा? भाई बारकस खुद थालिया को अपनी बाहों में उठाकर ले गए थे। मैं इतनी छोटी सी बात के लिए फ्यूचर ग्रैंड ड्यूक से पंगा लेने वाला नहीं हूँ। लेकिन रेना हार मानने वाली नहीं थी। वो कहती है कि थालिया सिर्फ ड्रामा कर रही है। उसने जानबूझकर बीमार होने का नाटक किया ताकि भाई बारकस उस पर तरस खा ले। इतना ही नहीं, वो पुरानी अफवाहों पर भी भरोसा कर लेती है कि टेरन फैमिली की औरतें किसी जादू से मर्दों को अपने कंट्रोल में कर लेती है। लुकास को समझ आ जाता है कि अब रेना से बहस करना बिल्कुल बेकार है, इसलिए वो फ्रेश हवा लेने के बहाने रूम से बाहर निकल जाता है। रेना पीछे से चिल्लाती रहती है कि आज भाई बारकस की वेलकम पार्टी है, लेकिन लुकास बिना पीछे देखे सीधे बाहर चला जाता है। कैसल के सेंट्रल हॉल में काफी भीड़ लगी हुई है। सर्वेंट्स इधर उधर भाग रहे थे। बड़े बड़े बॉक्सेस अंदर ले जाए जा रहे थे और उनमें रखी गिफ्ट्स और महंगी चीजों का हिसाब लिखा जा रहा था। एक नजर में ही समझ आ रहा था कि थालिया अपने साथ बहुत बड़ा दहेज और कीमती सामान लेकर आई है। लुकास ये सब देखकर सोचता है, लगता है उसके खर्चीले होने वाली अफवाह सच ही थी। वो स्टेबल की तरफ जा रहा होता है कि उसकी नज़र ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़े सोल्जर पर पड़ती है। उन्हीं में उसका पुराना जान पहचान वाला वॉरियर टायरन भी खड़ा होता है। लुकास तुरंत उसके पास चला जाता है। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। लुकास मजाक में उसकी बोतल उठाकर उसी से एक लंबा घूंट पी लेता है। फिर सीधा कैपिटल की सिचुएशन के बारे में पूछता है। टायरन बताता है कि शादी की वजह से पूरे कैपिटल में हंगामा मचा हुआ है। सिर्फ मार्क्विस ओरिस्टन ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे बड़े नोबल्स भी इस मैरिज से खुश नहीं हैं। उन सबको शांत करने में लॉर्ड शेख खान को काफ़ी मुश्किल हुई। ये सुनकर लुकास फर्स्ट प्रिंसेस और क्राउन प्रिंस के बारे में पूछता है।
टायरन बताता है कि फर्स्ट प्रिंसेस तो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली। शादी टूटने के बाद उसके लिए लोगों का सामना करना बहुत मुश्किल था और क्राउन प्रिंस वो बाहर से शांत दिख रहा है। उसने ऑफिशियली इस मैरिज को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफ़ी गुस्से में है। बस उसने समझदारी दिखाते हुए अभी कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने सोचा कि अगर अभी वॉर या विवाद शुरू किया तो उसका ही नुकसान होगा। लुकास ये सुनकर काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। उसे लगता था क्राउन प्रिंस अपनी बहन की इंसल्ट का बदला लेने के लिए सीधा ईस्ट पर अटैक कर देगा। टायरन हल्का सा हंसकर कहता है, पावर के सामने इमोशंस की वैल्यू बहुत कम होती है। वो समझाता है कि क्राउन प्रिंस को अपनी बहन से प्यार जरूर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे अपनी थ्रोन की फिक्र है। उसके लिए पॉलिटिकल सपोर्ट और अपनी पोजीशन बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात सुनकर लुकास थोड़ा उदास हो जाता है। उसे कैपिटल के नोबल्स की सोच कभी समझ नहीं आई। ईस्ट में फैमिली सबसे पहले आती है। अगर उसकी अपनी बहन के साथ ऐसा होता तो शायद वो लोग इंसल्ट का बदला लेने के लिए जंग तक छेड़ देते। इसलिए लुकास को फर्स्ट प्रिंसेस के लिए बुरा लगता है। उसके साथ सिर्फ उसके फियांसे ने ही धोखा नहीं किया, बल्कि उसका अपना भाई भी उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। तभी लुकास के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है। वो सोचता है, क्या रेना की बात सच तो नहीं? क्या टेनी फैमिली की औरतों में वाकई कोई ऐसी बात है जो लोग उनके लिए अपनी वफादारी तक भूल जाते हैं? लुकास अभी भी तालिया के बारे में सोच ही रहा था। उसके दिमाग से बार बार वही एक पल नहीं निकल रहा था जब उसने तालिया का हुड हटाने की कोशिश की थी और बस एक पल के लिए उसकी नीली आंखें देखी थी। वो आंखें इतनी खूबसूरत थी कि लुकास को लगा जैसे किसी नीले हीरे से भी ज्यादा चमक रही हो। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे बिना सोचे समझे उसका हुड क्यों हटा दिया था। बस उस एक नजर ने उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी थी। इसलिए वो टायरन से पूछता है, सेकंड प्रिंसेस असल में कैसी है? टायरन कहता है कि उसकी मुलाकात तालिया से सिर्फ एक बार हुई थी, लेकिन जितना उसने देखा उसके हिसाब से तालिया का नेचर वैसे ही स्ट्रॉन्ग और डेंजरस लगता है जैसे लोग उसके बारे में अफवाहें फैलाते हैं। लुकास मजाक में पूछता है, रेना से भी ज्यादा? टायरन हंस पड़ता है और कहता है, नहीं, इतना मुश्किल शायद कोई नहीं हो सकता। लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि वो खुद भी अपनी बात को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं था। अब लुकास और भी क्यूरियस हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर तालिया ऐसी कैसी लड़की जो टायरन जैसे शांत इंसान को भी कंफ्यूज कर रही है। फिर लुकास सीधा सवाल पूछ देता है, और देखने में क्या वो वाकई इतनी खूबसूरत है? ये सुनते ही टायरन कुछ देर तक उसे चुपचाप देखता रहता है। लुकास को भी थोड़ी ऑकवर्ड फीलिंग होने लगती है। थोड़ी देर बाद टायरन धीरे से कहता है, हाँ, इतनी खूबसूरती वो खुद एक प्रॉब्लम बन सकती है। और फिर वो एक और बात ऐड करता है, शायद इसी वजह से लॉर्ड शेखान उसका चेहरा सबसे छुपा कर रखते हैं, क्योंकि अगर हर कोई उसका चेहरा देख लेगा तो मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। सीन अब दोबारा तालिया की तरफ शिफ्ट होता है। रात हो चुकी थी। अचानक तालिया की आंखें खुलती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। वो घबराकर जोर जोर से सांस लेने लगती है और बेड के पास लगी बेल खींचकर मेड को बुलाती है। कुछ ही पल बाद रूम का दरवाजा खुलता है, लेकिन मेड की जगह अंदर आता है बारकस। जैसे ही तालिया उसे देखती है, पता नहीं क्यों उसका डर धीरे धीरे कम हो जाता है। उसका दिल पहले ही बारकस की प्रेजेंस को पहचान लेता है। बारकस तुरंत उसके पास आकर पूछता है, क्या तुम्हारे पैर में फिर से दर्द हो रहा है? तालिया मना कर देती है और कहती है कि उसे सिर्फ प्यास लगी थी। लेकिन बारकस उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। वो पहले उसका टेम्परेचर चेक करता है, फिर मेड्स को ऑर्डर देता है कि हीलर से दवा लेकर आओ। उसके बाद खुद अपने हाथों से उसके लिए पानी का गिलास भर कर देता है। तालिया को थोड़ा गुस्सा भी आता है। उसे लगता है कि बारकस उसकी बात सुन ही नहीं रहा, लेकिन साथ ही उसे ये भी अच्छा लगता है कि वो उसकी इतनी केयर करता है। ठंडा पानी पीने के बाद उसका दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है। अब उसकी नज़र बारकस के कपड़ों पर पड़ती है। आज बारकस ने ईस्ट का ट्रेडिशनल आउटफिट पहना हुआ था। लूज कपड़े होने की वजह से वो पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। सच तो ये था, यह आउटफिट उस पर काफी हैंडसम लग रहा था, लेकिन तालिया को अजीब सी शर्म और घबराहट महसूस होने लगती है। इसलिए वो अपनी फीलिंग छुपाकर उल्टा बोल देती है, ये कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, आगे से मत पहना करो। बारकस शांत आवाज में पूछता है, क्यों? तालिया थोड़ा सीरियस होकर कहती है, अगर तुम इतना कैजुअल कपड़े पहनोगे तो तुम्हारे लोग तुम्हें उतनी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। उन्हें लगेगा कि वो तुम्हें लाइटली ले सकते हैं। ये सुनकर बारकस उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहता है, फिर हल्का सा सर हिलाकर बस इतना कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। और इसी के साथ चैप्टर 68 यहीं पर फिनिश हो जाता है। और अगर आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप कमेंट करते हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।